लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन हुआ था एडवांस टैक्स को लेकर, तो एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं एडवांस टैक्स की। फिर इसके बाद आज का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। एडवांस टैक्स का ही हमारा एक सेक्शन रह गया है, दैट इज द सेक्शन 234C, इंटरेस्ट ऑन डेफरमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स पेमेंट। तो एक बार एडवांस टैक्स को आइए क्विकली देख लेते हैं, हमने क्या क्या समझा था। एडवांस टैक्स में हमने सबसे पहले बात करी थी कि एडवांस टैक्स एक बेसिकली प्रीपेड फॉर्म ऑफ टैक्स होती है, जहां पर आप सरकार को सेम ईयर में जब आप इनकम कमा रहे होते हैं वहीं पर आप सरकार को टैक्स भी पे कर देते हैं। बिल्कुल टीडीएस एंड टीसीएस की तरह से काम करता है, बस टीडीएस काटा जाता है, एडवांस टैक्स जमा करवाया जाता है। लाइबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स हर किसी के ऊपर आएगी अगर आपका टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा का बनता है। टैक्स पेबल, टोटल टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, टैक्स पेबल अगर आपका 10,000 रुपए से ज्यादा है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आएगी। लेकिन अगर आप 3 कंडीशंस पूरी कर देते हैं तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आएगी। पहली कंडीशन, आप रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। दूसरा, आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, आप सीनियर सिटीजन होने चाहिए। अगर आप ये तीनों शर्तें पूरी करते हैं तो हम आपको बोल रहे हैं आप एडवांस टैक्स जमा नहीं कराएंगे। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था एडवांस टैक्स का क्रेडिट, तो जितना भी आपका एडवांस टैक्स काटा जाएगा उतने का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो जितना भी आप एडवांस टैक्स जमा कराएंगे उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। चंचल की क्वेरी है, सर सेक्शन 234B में जो इंटरेस्ट है वो 1 अप्रैल तक पे नहीं कर देते हैं तब तक का लगेगा या फिर ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिटिंग टैक्स तक? नहीं, जब तक आप पे नहीं कर देते तब तक का लगेगा, जब तक आप पे नहीं कर देते। और ये पेमेंट पर भी डिपेंड नहीं है, ये बेसिकली आपके असेसमेंट पर डिपेंड करता है, जब तक आपका असेसमेंट ना हो जाए। तो पहले क्या होता है, असेसी पेमेंट जब करता है तब तक का जमा करा देता है और फिर डिपार्टमेंट असेसमेंट तक का और बता देता है बाद में। ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या समझा था, इसके बाद फिर हमने समझा था कंप्यूटेशन कैसे की जाएगी। तो बड़ा ही सिंपल तरीका हमने निकाला था, हम अपनी टोटल एस्टिमेटेड इनकम निकाल लेंगे। टोटल एस्टिमेटेड इनकम निकालने के बाद हम उसका टोटल टैक्स निकाल लेंगे। टोटल टैक्स में सरचार्ज जोड़ेंगे, एजुकेशन सेस जोड़ेंगे अगर एप्लीकेबल है तो। उसके बाद कोई रिलीफ वगैरह है वो माइनस कर देंगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से हम अपना टीडीएस माइनस कर देंगे, अगर हमारा कोई टीडीएस कट रखा है तो एक्चुअली में जो कट रखा है वो माइनस कर देंगे। और उसके बाद जो भी हमारा अमाउंट निकलेगा वो हमारा अगर 10,000 से ऊपर है तो हमें एडवांस टैक्स पे करना होगा। एस्टिमेटेड इनकम कैसे निकाली जाएगी, तो एस्टिमेटेड इनकम पांचों हेड की इनकम को टोटल करके एस्टिमेशन बेसिस पर निकाल ली जाएगी। और यहां पर फिर हमने ये देखा था कि एग्रीकल्चर इनकम अगर आपके सामने क्वेश्चन में आएगी तो आपको उसे भी इंक्लूड करना होगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द टैक्स। मतलब इंटीग्रेशन जो हम करते थे एग्रीकल्चर इनकम का वो हमें यहां पर करना होगा। पेमेंट ऑफ टैक्स में हमने समझा था कि पेमेंट ऑफ टैक्स दो तरह से हो सकती है, या तो असेसी खुद अपनी ईमानदारी से मर्जी से एडवांस टैक्स पे कर दे, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस देकर आपको बोलेगा कि भाई साहब एडवांस टैक्स पे करके आओ। डिपार्टमेंट कब और कैसे क्या करेगा वो सारी कंडीशंस यहाँ पर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हम डिस्कशन इस पर ऑलरेडी कर चुके हैं। एक कंप्यूटेशन कर सकता है आपके एडवांस टैक्स की, कैसे करेगा, पास्ट के रिकॉर्ड्स उठाएगा, पिछले असेसमेंट्स देखेगा, पिछले साल की रिटर्न देखेगा, उसके बेसिस पर वो आपका एडवांस टैक्स कंप्यूट करके आपको नोटिस पकड़ा देगा। फिर हमने समझा था कि एडवांस टैक्स को पे करने की 4 किश्तें बांधी हैं सरकार ने बोला है कि भाई साल भर में 4 बार आप हमारे दरवाजे पर आएंगे और हमें अपना एडवांस टैक्स पे करके जाएंगे। पहली किश्त आपकी 15 जून को खुलेगी, दूसरी किश्त आपकी 15 सितंबर को खुलेगी, तीसरी 15 दिसंबर को और फोर्थ किश्त आपकी है 15 मार्च को। एक सवाल पूछूंगा, क्या 15 जून को ही एडवांस टैक्स जमा कराना है? क्या मैं पहले नहीं करा सकता? क्या मैं 12 जून, 13 जून, 10 जून, 5 जून, 5 मई, 15 मई, 10 मई, 1 मई, 2 मई, 1 अप्रैल को अपना एडवांस टैक्स नहीं जमा करा सकता? करा सकता हूं, कोई मुझे मना नहीं करेगा। तो 15 जो तारीख है वो एक लास्ट डेट है, उस दिन तक जमा कराना है, उससे पहले कराना चाहते हैं तो आप पहले भी करा
सकते हैं। अगर मैंने 15 जून को एडवांस टैक्स नहीं जमा कराया तो क्या इसका मतलब अब मैं एडवांस टैक्स नहीं जमा करा सकता? करा सकते हैं, लेकिन आपने पहली किश्त में डिफॉल्ट किया है, याद रखिएगा। अगर आपने 15 जून को एडवांस टैक्स नहीं जमा कराया तो आप 15 सितंबर वाले में करा सकते हैं, लेकिन पहली किश्त आपकी डिफॉल्ट हो गई, पहली किश्त आपकी डिफॉल्टेड मानी जाएगी। ये माना जाएगा कि आपने पहली किश्त, पहली इंस्टॉलमेंट का फेलियर कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी, जिसमें पहली कंडीशन ये थी कि वैसे तो लास्ट डेट आपको दी गई है 15 मार्च एडवांस टैक्स पे करने की, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई लेट सवेर है, कोई देरी से आता है एडवांस टैक्स पे करने, तो 31 मार्च तक भी हम उसका एडवांस टैक्स एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 31 मार्च तक भी पे किए गए टैक्सेस को हम एडवांस टैक्स कंसीडर कर लेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 15 तारीख को भूल जाएं और अब 31 तारीख को ही काम करना शुरू करें। 15 तारीख आप लोगों के लिए डेट है, अगर आप 15 को नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 31 तक करा देना। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हमने आपको 31 तारीख कर दी है 15 को हटाकर, 15 अभी भी वही है। इसका इंपैक्ट आज की क्लास में आपको समझ आएगा कि अगर आप 15 को ना करके 31 को करते हैं तो आपके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, ये आज की क्लास में आपको पता चलेगा। फिर दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि अगर एडवांस टैक्स पे करने वाले दिन बैंक आपका बंद है तो आप अगले दिन पर पेमेंट करा सकते हैं, जो भी अगला वर्किंग डे आएगा आप वहां पर पेमेंट करा सकते हैं। फिर तीसरे पॉइंट में हमने पढ़ा था कि ये जो एडवांस टैक्स होगा हर किश्त के समय पर रीकैलकुलेट किया जाएगा, रीअसेस किया जाएगा, और अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाता है, चेंज आ जाता है, डिक्रीज या इंक्रीज हो जाती है आपकी लाइबिलिटी, तो अकॉर्डिंगली आप अपने एडवांस टैक्स की अमाउंट को भी इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहली बार जो कैलकुलेट हो गया अब वही पत्थर की लकीर बन जाएगा, आपको हमेशा कैलकुलेट करके अपना एडवांस टैक्स जमा करवाना होगा। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था एक सेक्शन 218, जिसमें मैंने बोला कि अगर आप एडवांस टैक्स की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, इन 4 किश्तों की बातें नहीं मानते हैं, तो आपको हम एसएससी इन डिफॉल्ट बना देंगे। और अगर मैंने आपको एसएससी इन डिफॉल्ट कह दिया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके अंदर पहला इंटरेस्ट मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 234B। सेक्शन 234B में मैंने ये बोला कि अगर कोई पर्सन अपना एडवांस टैक्स पे नहीं करता है, कितना, 90% ऑफ द टोटल टैक्स लाइबिलिटी का, अगर 90% उसने एडवांस टैक्स पे नहीं कर रखा होगा तो ऐसे में उसके ऊपर 234B का इंटरेस्ट लग जाएगा। और अगर किसी के ऊपर ये इंटरेस्ट लग गया तो कितने अमाउंट पर लगेगा? जितने अमाउंट का एडवांस टैक्स उसने पे नहीं किया है। इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? 1% पर मंथ। पीरियड कहां से शुरू होगा? तो पीरियड हमेशा शुरू होगा 1 अप्रैल 2000 से 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से। तो आपके लिए जो आप पेपर देने जा रहे हैं उसके लिए आपका पीरियड हमेशा शुरू होगा 1 अप्रैल 2022 से। और कब तक चलेगा? तो ध्यान से सुनिए, ये समय जो चलेगा वो तब तक चलेगा जब तक कि एसएससी अपनी टैक्स की पेमेंट कर नहीं देता है। जब तक कि एसएससी अपने टैक्स की पेमेंट नहीं कर देता तब तक ये इंटरेस्ट आपके ऊपर चलता रहेगा। अगर एसएससी 2 महीने बाद पे कर दे तो 2 महीने, 6 महीने बाद पे करे 6 महीने, 1.5 साल बाद करे तो 1.5 साल का इंटरेस्ट, 2 साल बाद करे तो 2 साल का इंटरेस्ट। एक सवाल पूछूं आपसे, थोड़ा सा माइंड पर जोर डालिएगा और फिर आंसर करिएगा। अगर एसएससी पे ही ना करे तो 234B का इंटरेस्ट कब तक चलेगा? अगर एसएससी पेमेंट ही ना करे तो 234B का इंटरेस्ट कब तक चलेगा? सोचिए। ये वैसे आपके कोर्स का क्वेश्चन नहीं है, सीए फाइनल लेवल का एक सवाल है, बट फिर भी आपने डिस्कशन किया, चंचल की एक क्वेरी आई थी इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रेज किया। अगर एसएससी अपना टैक्स पे ही ना करे तो 234B कब तक चलेगा? हमेशा चलेगा। हमेशा का मतलब ये होगा कि सर कभी तो डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट करेगा, कभी तो आप पकड़ में आओगे। जब कभी भी आप पकड़ में आओगे, जिस दिन डिपार्टमेंट आपका इनकम असेस करेगा वो उस दिन तक का इंटरेस्ट आपके ऊपर लगा देगा। जिस दिन भी आपका असेसमेंट होगा उस दिन तक का इंटरेस्ट आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। तो 2 बातें हैं चंचल, आपकी क्वेरी में ही 2 चीजों का आंसर छुपा हुआ है।
दो आंसर मैं यहां पर दे रहा हूं आपकी क्वेरी के रेस्पेक्ट में। अगर एसएससी ने पेमेंट कर दी तो तब तक का इंटरेस्ट जब तक वो पेमेंट कर देता है, लेकिन अगर उसने पेमेंट नहीं करी और डिपार्टमेंट ने पकड़ा तो तब तक का इंटरेस्ट जब तक डिपार्टमेंट उसको असेस नहीं कर देता। और तीसरा केस सुनिए, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए की टैक्स लाइबिलिटी निकाली, 6 महीने देरी से मैंने पे कर दिया, तो मैंने 6 महीने का इंटरेस्ट पे कर दिया, लेकिन सरकार ने जब असेसमेंट करी तो वो 1 लाख की लाइबिलिटी को बढ़ाकर उन्होंने 1,40,000 कर दिया। तो अब वो क्या करेंगे, 40,000 के ऊपर मुझसे और इंटरेस्ट मांगेंगे, क्योंकि वो मुझे क्या बोलेंगे कि आपने 1 लाख रुपए पर हमें एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन आपका टैक्स तो 1,40 बनता है, तो 40,000 का तो आपने दिया ही नहीं, वो हमें और चाहिए। तो पहले मैं अपनी पेमेंट के हिसाब से फ्रीज करूंगा, फिर डिपार्टमेंट की असेसमेंट के हिसाब से देखा जाएगा। अगर दोनों बराबर हैं तो बात खत्म, अगर वो ज्यादा हो गए तो ऐसे में फिर मुझे और पेमेंट करनी पड़ेगी, और अगर उन्होंने अपना असेसमेंट कम का कर दिया तो वो मुझे रिफंड दे देंगे। क्लियर है? बताइए चंचल। हाँ जी, 1 अप्रैल से ही चलेगा, बिल्कुल 1 अप्रैल से असेसमेंट तक, एओ द्वारा की गई असेसमेंट तक चलेगा, 40,000 रुपए के ऊपर चलेगा, क्योंकि एओ ने एडिशनल 40,000 रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट करी है, तो वो बोलेगा कि इस 40 के ऊपर तो मेरा इंटरेस्ट मुझे मिला ही नहीं है अभी तक, वो भी चाहिए। तो वो 1 अप्रैल, उसी 1 अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा, और तब तक चलेगा जब वो असेसमेंट नहीं कर देता। फिर इसके बाद मैंने आपको एक और सेक्शन कराया था 234A, जिसमें मैंने बोला था कि ये सेक्शन एडवांस टैक्स से रिलेटेड नहीं है। ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने में देरी कर दी है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने की जो ड्यू डेट निकल के आती है वो आपकी आईटीआर की ड्यू डेट से जुड़ी हुई है। तो आपके आईटीआर की ड्यू डेट है 31 जुलाई, तो आपको 31 जुलाई तक अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना था, लेकिन आपने अपनी रिटर्न अगर फाइल नहीं करी, इसका मतलब आपने टैक्स पे नहीं किया है, तो आपको जितने महीने का डिले करेंगे उतने महीने का 1% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पता है लोग क्या करते हैं, आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन बताता हूं। लोग क्या करते हैं, 31 जुलाई को ना एक लमसम बेसिस पर, देखो एक मोटा मोटा सभी को पता होता है मेरा टैक्स कितना बनने वाला है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन अंदाजा सबको पता होता है। तो लोग पता है क्या करते हैं, 31 जुलाई को ना 1 लाख रुपए जमा करा देते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम का, रिटर्न भरते हैं 2-2 महीने बाद, रिटर्न भरते हैं 4 महीने बाद, रिटर्न भरते हैं 5 महीने बाद, लेकिन 31 जुलाई को अपना टैक्स जमा करा के छोड़ देते हैं। सरकार जब ये कहती है भाई आपकी रिटर्न हमें बाद में मिली, तो लोग क्या कहते हैं कि रिटर्न की ड्यू डेट तो आपने खुद बढ़ा दी थी, हमने थोड़ी लेट भरी है, आपने बढ़ाई है, और देखो हमारा टैक्स 31 जुलाई को पे हो गया था। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार रिटर्न की डेट बढ़ा देती है और टैक्स की डेट 31 जुलाई रखती है। तो ऐसे में वो 31 जुलाई को एक लमसम बेसिस पर लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, जो भी उनकी लाइबिलिटी बन रही होती है उस हिसाब से वो पेमेंट करके छोड़ देते हैं, ताकि उनके ऊपर 234A का इंटरेस्ट ना लगे। क्लियर? बताइए यहां तक कोई डाउट है? एवरीवन क्लियर और नॉट? अब सुनिए, आज की क्लास हम यहां से शुरू कर रहे हैं। वी हैव दी नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 234C, इंटरेस्ट फॉर द डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। देखिए दो बातें हैं, एक बात थी 234B वाली जिसमें हमने लिखा था इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट। आपने या तो एडवांस टैक्स पे नहीं किया या पे तो किया लेकिन कम पे किया, और वो कम कितना था, 90% से कम पे किया, तो ऐसे में आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा था। लेकिन 234C का इंटरेस्ट हेडिंग पढ़िए क्या कहता है, इंटरेस्ट फॉर द डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। डेफरमेंट का मतलब होता है आगे ले जाया गया। आगे ले जाने का क्या मतलब है, आपने किसी एक इंस्टॉलमेंट की अवहेलना कर दी, आपको बोला गया था 15 जून तक हमारे पास आ जाना, आप आए ही नहीं 15 जून तक हमारे पास, आप आए हमारे पास लेकिन आप 15 सितंबर वाली किश्त में आए। अगर आपने 15 जून को ना करा के 17 जून को कराया, 16 जून को भी कराया, तो इसका मतलब माना जाएगा कि आपने पहली किश्त की
शर्तों को पूरा नहीं किया। और अगर आपने किसी भी किस्त को देरी से जमा कराया, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने किसी भी इंस्टॉलमेंट को देरी से जमा कराया तो आपके ऊपर 234C का इंटरेस्ट लगेगा। अब मेरा वो एग्जांपल याद करिए, जब 15 मार्च को किसी ने एडवांस टैक्स जमा कराया था और जब 31 मार्च को किसी ने जमा कराया था, तो मैंने दोनों को ही कहा था कि भाई साहब चिंता मत करो, तुम दोनों का ही एडवांस टैक्स माना जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने 15 मार्च को जमा कराया था, उसे खुशी है इस बात की कि मेरे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने 31 मार्च को जमा कराया था, उसे दुख है इस बात का कि माना तो गया है मेरा एडवांस टैक्स, कंसीडर तो किया गया है, लेकिन मेरे ऊपर एक इंटरेस्ट लग जाएगा क्योंकि मैंने जो इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट थी उसको क्रॉस कर दिया, मैंने वो ड्यू डेट को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे ऊपर एक इंटरेस्ट लगेगा। और वो जो इंटरेस्ट होगा ना, वो यही वाला इंटरेस्ट होगा जिसको हम नाम दे रहे हैं 234C। तो मैसेज बड़ा क्लियर सा माइंड में डाल लीजिए, 234C का इंटरेस्ट क्यों लगता है? अगर आप किसी भी इंस्टॉलमेंट को पूरा नहीं करते हैं। आपको बोला गया था कि आप 15 जून तक हमारे पास आएंगे, अगर आप नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपने कंडीशन पूरी नहीं करी, ध्यान रखिएगा। आपको बोला गया था 15 जून तक 15% पैसे लेके आना, आप 15% नहीं लाए, तो इसका मतलब आपने कंडीशन पूरी नहीं करी। ठीक है, आप 15 जून को 15% दे गए, फिर हमने बोला था 15 सितंबर को भी हमारे से मिलने आना, आप मिलने नहीं गए 15 सितंबर को। सरकार ने बोला था 15 सितंबर तक 45% ले आना, आपने दिया ही नहीं सरकार को 45%। चलिए सितंबर पूरा हो गया, फिर दिसंबर में भी आपने यही गलतियां करी, या तो पूरा पैसा नहीं दिया 15 दिसंबर को, या दिया ही नहीं, तो इसका मतलब आपने फिर इंस्टॉलमेंट की इज्जत नहीं करी। और ऐसे ही 15 मार्च की अगर आप इज्जत नहीं करेंगे, मैं कहता हूं अगर आप किसी भी इंस्टॉलमेंट की इज्जत नहीं करेंगे, तो ये सेक्शन आपके ऊपर भर भर के इंटरेस्ट लगा देगा, 234C आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा देगा। क्लियर है? अब एक बार पढ़िएगा पहली लाइन, एडवांस टैक्स इज टू बी पेड इन वेरियस इंस्टॉलमेंट। आपको ये एडवांस टैक्स अलग अलग वेरियस इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। इफ एनी इंस्टॉलमेंट इज नॉट पेड, अगर आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है, और लेस पेड या कम पे करी है, इंटरेस्ट इज चार्जेबल फॉर नॉन पेमेंट और लेट पेमेंट ऑफ सच इंस्टॉलमेंट। तो वो जो इंस्टॉलमेंट में आपने डिफॉल्ट किया है, उसका हम आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। कितना, कैसे, कब, क्या, वो सारा सेक्शन में नीचे देखेंगे। अब एक बात बताइएगा, ऑल assessee other than those covered under section 44AD who are liable to pay advance tax has failed to pay such advance tax or has made the late payment of advance tax shall pay interest under section 234C। तो 244 AD और 44 ADA, इन दो लोगों को तो हमने माफ कर रखा था ना कि भैया तुम्हें इंस्टॉलमेंट फॉलो नहीं करनी है, तुम तो केवल आखिरी इंस्टॉलमेंट में हमारे को शक्ल दिखाने आना। तो इन दोनों लोगों को छोड़कर सभी लोगों को इंस्टॉलमेंट फॉलो करनी होती है, और अगर वो इंस्टॉलमेंट फॉलो नहीं करते हैं तो उन्हें 234C का सामना करना पड़ेगा। सेक्शन 44 AD और ADA वालों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो केवल आखिरी इंस्टॉलमेंट में पैसे देने थे ना, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसके अलावा कोई और अगर रहा तो वो अगर इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं करता है या फॉलो नहीं करता है तो उसे इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा। अब समझते हैं इस टेबल के थ्रू कि कितना इंटरेस्ट, कैसे और कब कब और कितने समय का। देखिए सरकार क्या कह रही है, सर्कमस्टांसेस इन इंटरेस्ट इज पेबल, ऐसी क्या परिस्थिति होगी जब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बुक में मत देखिएगा अभी, पहले केवल 5 मिनट मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। पहली इंस्टॉलमेंट आपको कितने परसेंट की पहुंचानी थी सरकार के पास? पहली इंस्टॉलमेंट आपको कितने परसेंट पहुंचानी थी सरकार के पास?
15%, 15%। सरकार कह रही है देखो एसएससी 15% हमारे पास आ जाने चाहिए, अगर नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन ध्यान से सुनिए, सरकार ये भी कह रही है कि अगर पहली इंस्टॉलमेंट हमारे पास 12% भी आ गई होगी, अगर पहली इंस्टॉलमेंट हमारे पास 12% भी आ गई होगी तो इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। सरकार कह रही है 15% इंस्टॉलमेंट हमें चाहिए, लेकिन आगे कह रही है अगर 12 भी आ गई होगी तो इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। मतलब इंटरेस्ट हम आपके ऊपर तब लगाएंगे जब आपका 12% भी नहीं आया होगा। इसका मतलब यह मत समझना कि 12 ही जमा कराना है, नहीं, जमा आपको पूरा 15 कराना है, लेकिन इंटरेस्ट से बचना है तो कम से कम 12 तो जमा करवा ही दो। अगर आपको इंटरेस्ट से बचना है तो कम से कम 12 जमा करवा दो, वरना इंटरेस्ट लग जाएगा। जमा 15 ही कराना है, लेकिन अगर बचना है इंटरेस्ट से तो 12 करा दो, वरना इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा। पढ़िए, इफ एडवांस टैक्स पेड ऑन और 15th of June इज लेस देन 12% ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम, तो जो भी आपकी इनकम है उस पर जो भी आपका टैक्स है, अगर उस टैक्स का 12% से आपका कम जमा हो रखा होगा तो उस केस में हम आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सोच के बताना है आपको। मेरा टैक्स था 1 लाख रुपए, इसका 12% किया मैंने 12,000 रुपए, 15 जमा कराना था 15,000 रुपए, मैंने जमा कराया 11,000 रुपए। बताइए क्या मेरे ऊपर 234C का इंटरेस्ट लगेगा? क्या मेरे ऊपर 234C का इंटरेस्ट लगेगा? लगेगा। अब जब लगेगा तो कितने पर लगेगा? सरकार ने क्या बोला था, अगर 12% आ गया होगा तो नहीं लगाएंगे, लेकिन आपका तो 11% आया था, तो इसलिए हम आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। अब कितने पर? सवाल ये उठता है 12 माइनस 11 1,000 पर, या 15 माइनस 11 4,000 पर। 12 माइनस 11 1,000 पर, या 15 माइनस 11 4,000 पर? 4 पर। सर सिंपल सा लॉजिक है, केवल इंटरेस्ट को बचाने के लिए आपको 12% की एक बेनिफिट दी जा रही है। केवल आपके ऊपर इंटरेस्ट ना लगे इसके लिए हमने आपको 12% का बेनिफिट दिया था, लेकिन आपने तो हमारी बात भी नहीं मानी, 12% की भी इज्जत नहीं रखी। तो अगर आप 12% की भी इज्जत नहीं रखेंगे तो फिर हम आपके साथ इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पर लगाएंगे। फिर तो हम कहेंगे जी आपने डिफॉल्ट कितने का किया, 15,000 माइनस 11,000, आपने डिफॉल्ट किया 4,000 का, तो इंटरेस्ट अब आपको पूरे पर देना है। लेकिन अगर बचना चाहते थे आप इस इंटरेस्ट से तो सरकार कह रही थी 12% पहुंचा देना, लेकिन आपने तो वो भी नहीं पहुंचाया ना। तो अब बी रेडी फॉर द पेइंग द इंटरेस्ट ऑन 4,000 रुपीज। इंटरेस्ट का रेट रहेगा 1% पर मंथ, और 3 महीने का इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा। 3 महीने क्यों है इसका लॉजिक बताता हूं आपको। देखिए जितना डिफॉल्ट आपने पहली इंस्टॉलमेंट में किया है उतने डिफॉल्ट पर आपको इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन ये डिफॉल्ट आपका कब तक कंटिन्यू रहेगा? अगले 3 महीनों तक, क्योंकि अगले 3 महीने में दूसरी किश्त आएगी, और अगर आपने वहां भी डिफॉल्ट किया तो उसके अगले 3 महीने फिर शुरू हो जाएंगे। तो हम पहली इंस्टॉलमेंट में अगर कोई डिफॉल्ट कर रहे हैं तो उस पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हमारे ऊपर लगेगा 1% के हिसाब से 3 महीने का 3% का मेरा इंटरेस्ट लगेगा, अगर मैंने पहली में डिफॉल्ट किया तो। और अगर मैंने दूसरी में भी कर दिया तो दूसरी के अगले 3 महीने फिर शुरू होंगे। अगर मैंने तीसरी में भी किया तो उसके 3 महीने फिर शुरू होंगे, और अगर मैंने आखिरी इंस्टॉलमेंट में किया तो 1 महीना। सर आखिरी में 1 महीना क्यों, आखिरी में 3 क्यों नहीं? आखिरी में 1 इसलिए रखा गया है क्योंकि आखिरी इंस्टॉलमेंट है 15 मार्च की। 15 मार्च के बाद आपका साल खत्म होगा 31 मार्च को, मतलब 15 दिन बाद। तो 15 दिन बाद तो फिर एडवांस टैक्स की कहानियां खत्म हो जाएंगी,
फिर तो असेसमेंट ईयर आ जाएगा, फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे होगा। तो आखिरी इंस्टॉलमेंट क्योंकि एक ही महीने की है, 15 दिन की है बल्कि, तो वहां पर आपको 1 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। क्लियर? अब सवाल ये उठता है अमाउंट कितने पर लगेगा इंटरेस्ट। तो मैंने आपको बोला 15% ऑफ द टैक्स ड्यू लेस जितना आपने पे कर दिया होगा। तो आपका टैक्स कितना था? 15,000 लेस 11 आपने पे कर दिया, तो आपको 4,000 पर इंटरेस्ट पे करना है। ये पहली इंस्टॉलमेंट में आपने फेलियर किए, आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल गए। अब आइए दूसरी इंस्टॉलमेंट में सरकार क्या कह रही है। दूसरी इंस्टॉलमेंट में कहती है इफ द एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर 15th ऑफ सितंबर इज लेस देन 36%, अदरवाइज कितना आना चाहिए था। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में सरकार क्या एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे कि कितना पैसा आप पहुंचा देंगे सरकार को? 45। लेकिन कह रही है सरकार अगर इंटरेस्ट से बचना है, अगर इंटरेस्ट से बचना है तो कम से कम हमें 36% तो दे ही देना, कम से कम हमें 36% तो दे ही देना अगर इंटरेस्ट से बचना है तो। और नहीं देते हो, मान लो नहीं देते हो, तो बी रेडी फॉर द इंटरेस्ट 1% पर मंथ का, 3 महीने का, 45% ऑफ द टैक्स माइनस जितना आपने पे कर दिया होगा। तो जो नहीं पे किया है उसका 1% 3 महीने का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट में सरकार कहती है कोई रियायत नहीं देंगे अब आपको। पहली 2 इंस्टॉलमेंट में आपको रियायत दे दी थी हमने, 15 के बदले 12 मांगा था, 45 के बदले 36 मांगा था। आपने पहली 2 इंस्टॉलमेंट में रियायत ले ली, अब तीसरी इंस्टॉलमेंट में हम आपको कोई रियायत नहीं देंगे। 75 मांग रहे हैं, 75 आ जाना चाहिए। अगर 75 से एक कम हो गया, 74 भी हो गया, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अगर 74% भी हो गया, 74.5% भी हो गया, तो भी इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा। कितना? 1% पर मंथ, और वही 3 महीने का। और आखिरी इंस्टॉलमेंट में सरकार कह रही है हमारे पास 100% पैसे आ जाने चाहिए, नहीं आए तो 1% का इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा। कितने महीने का? 1 महीने का। आखिरी महीना क्योंकि 15 दिन का है तो 1 महीने का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। कितने अमाउंट पर? जितना आपका टैक्स बनता है माइनस जितना आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो जो डिफरेंस आएगा उस पर आप हमें इंटरेस्ट पे करेंगे। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो। जो लोग सेक्शन 44 एडी और एडी ए ले रहे हैं उनको हमने बोला है कि आपको अपना एडवांस टैक्स 15 मार्च को जमा कराना है। तो आपका 100% टैक्स आ जाना चाहिए 15 मार्च तक। आपका 100% टैक्स हमारे पास आ जाना चाहिए 15 मार्च तक। लेकिन अगर आपने भी इस बात को नहीं माना, आप भी 15 मार्च तक अगर नहीं आते हैं, तो आपके ऊपर भी 234C लगेगा। आपके ऊपर भी 234C लगेगा। कितना? 1% पर मंथ। कितने महीने का? 1 महीने का। क्योंकि आप खुद समझदार हैं, 15 मार्च को अगर मुझे ड्यू डेट दी गई है और 31 मार्च तक एडवांस टैक्स खत्म हो जाता है, तो 15 दिन का इंटरेस्ट कितना होगा? 1 महीने के बराबर, क्योंकि मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ को लेना होता है। तो 1 महीने का इंटरेस्ट आप भी हमें देंगे। कितना? कितने पर देंगे? आपका एडवांस टैक्स अगर बनता था 40,000, आपने दिया है 10,000, तो 30,000 आपने नहीं दिया। 30,000 रुपए के ऊपर आपको 1% इंटू 1 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बताइए यहां तक कोई डाउट है किसी को? Eligible business in respect of eligible business under section 44 AD and ADA which is liable to pay advance tax has failed to pay such tax on or before 15th of March or less paid on the return income, then
assessee shall be liable to pay interest under section 234C as under। अगर आपका एडवांस टैक्स 100% से कम है तो 1% एक महीने का, और जितना आपका अमाउंट बनता है माइनस जितना आपने ऑलरेडी पे कर दिया है उतने अमाउंट पर आप इंटरेस्ट हमें पे करेंगे। ठीक है, बताइए यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? एक लास्ट पॉइंट और सुनिएगा, सेकंड लास्ट पॉइंट है, इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेक्शन 234C इन सर्टेन केसेस। लॉ ये कह रहा है 234C हम आपके ऊपर नहीं लगाएंगे इन परिस्थितियों में। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C shall not be leviable in respect of any shortfall in payment of tax due on return income where such shortfall is on account of underestimate or failure to estimate the amount of capital gain। अगर आपके अंदाजे, अगर आपके एस्टिमेशंस फेल हो गए हैं, गलत हो गए हैं, कम हो गए हैं, और उसका कारण है कैपिटल गेन, मतलब आप सरकार को ये कह रहे हैं कि सरकार मैंने कोशिश भरपूर करी थी कि मेरी इनकम पता चल जाए, लेकिन ये कैपिटल गेन बीच में ऐसा आया कि मेरे एस्टिमेशन गलत हो गए। मैंने अंदाजा लगाया था कि मैं इस प्रॉपर्टी को इतने करोड़ों का बेच दूंगा, पता चला कि ये तो लाखों की रह गई। मैंने अंदाजा लगाया था कि लाखों में बेचूंगा, लेकिन जब बेचने पहुंचा तो पता चला ये तो करोड़ों की बिक गई। इसका मतलब मेरे अंदाजे गलत हो गए थे, जिसकी वजह से मेरा टैक्स गलत हो गया, मेरा एडवांस टैक्स गलत हो गया। तो अब मेरे ऊपर इंटरेस्ट 234C का नहीं लगाया जाए। सरकार कह रही है हम आपकी बात को समझते हैं और हम जानते हैं दिस इज द जेन्युइन केस, क्योंकि कैपिटल गेन अक्सर गलत हो जाया करते हैं, इसलिए वहां पर हम 234C आपका नहीं लगाएंगे। अगर आपके अंदाजे कैपिटल गेन की वजह से गलत हो गए हैं, तो अगर आपने जानबूझ के गलत करे हैं तो वहां पर कोई रियायत नहीं है। अगर कैपिटल गेन की इनकम की वजह से गलत हुआ है तो वहां रियायत दे देंगे। अगर आपके अंदाजे गलत हो गए हैं, अगर आपके अंदाजे गलत हो गए हैं बिकॉज ऑफ द लॉटरी इनकम, अब आपको थोड़ी पता था लॉटरी की इनकम होगी, आप तो हमेशा यही उम्मीद से लॉटरी की टिकट खरीद रहे थे कि जीतूंगा, लेकिन जीते ही नहीं। अब इस बार आप अचानक से जीत गए, तो आपके अंदाजे गलत हो गए हैं बिकॉज ऑफ द लॉटरी इनकम। या केबीसी की इनकम आप जीत गए, अचानक से आपको नहीं पता था कि आप 4 सवाल भी आंसर कर पाओगे, आपने 15 के 15 सवाल आंसर कर दिए, तो आपके अंदाजे गलत हो गए हैं बिकॉज ऑफ द कैपिटल गेन, बिकॉज ऑफ द लॉटरी इनकम, या बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल सिचुएशंस, बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल सिचुएशंस। इनकम अंडर द हेड पीजीवीपी in case where the income accrue or arise under the head of the first time। आपको अचानक से पहली बार कोई इनकम मिली। अब पीजीवीपी में मैं पहली बार कोई इनकम कमा रहा था, मुझे क्या पता था मैं क्या इनकम कमा लूंगा? जब मैंने पहले कभी जिंदगी में कोई बिजनेस किया ही नहीं, मैंने पहले कभी कोई प्रोफेशन किया ही नहीं, मुझे थोड़ी पता था मेरी इनकम कितनी आएगी। पहली बार बिजनेस करने गया था, अचानक इनकम ज्यादा आ गई, तो वहां पर आपके अंदाजे अगर गलत हो रहे हैं तो सरकार आपको पेनलाइज नहीं करेगी। सरकार कह रही है हम भी इंसान हैं, हम भी आपकी बात को समझते हैं, हम इंटरेस्ट आपके ऊपर नहीं लगाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग एस्टिमेशंस ड्यू टू दीज रीजंस। या डिविडेंड की इनकम मिल गई, अब डिविडेंड भी तो एबनॉर्मल है ना, आपको थोड़ी पता था कितना डिविडेंड मिलेगा। तो अगर इन 5 रीजन की वजह से, 4 रीजन की वजह से आपके अंदाजे अगर गलत हो गए हैं, कम रह गए हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है, हम आपके ऊपर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C नहीं लगाएंगे, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C नहीं लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आपको एक्चुअली में पता चल जाए तो उसका जो एडवांस टैक्स बनता है ठीक आने वाली इंस्टॉलमेंट में पे कर देना। आप एग्जाम इमेजिन करिए, 15 जून को आपको नहीं पता था कि मेरा कैपिटल गेन कितना होगा,
20 जून को आपको पता चल गया, तो अब आपका फर्ज बनता है कि जब आप 15 सितंबर वाली किस्त जमा करवाने जाएंगे सरकार को, तो वो कैपिटल गेन जो आपको 20 जून को हुआ था, उस वाले कैपिटल गेन पे भी आप अपना एडवांस टैक्स जमा करवा देंगे। अगर आप करवा रहे हैं तो सरकार आपकी बात को समझेगी और कहेगी कि हाँ देखो ये जेन्युइन केस है, इस बेचारे को 15 जून को नहीं पता था कि मेरा कैपिटल गेन कितना होगा, लेकिन इसे 20 जून को तो पता चल गया ना। अब जब इसे 20 जून को पता चला तो अब इसका फर्ज बनता था कि 15 सितंबर को हमारे पास आए, और वो आ भी गया। अगर ये आ गया इसका मतलब ये जेन्युइन केस है, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। कौन सा? 234C का इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, बताइए कोई डाउट है यहां तक? जल्दी से बोलिए, कोई डाउट है यहां तक? नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। However, assessee should have paid whole of the amount of tax payable in respect of such above income in the remaining installment of advance tax which are due or where no such installment are due। तो 31 मार्च तक वो अपना उस एडवांस टैक्स को जमा करवा दे जो कि गलत एस्टिमेशंस की वजह से नहीं जमा हो पाए थे। तो वो उसकी ड्यूटी है, अगली इंस्टॉलमेंट में जमा करा दे। और अगर अगली इंस्टॉलमेंट नहीं बची है, 15 मार्च निकल चुकी है, तो 31 मार्च तक उस पैसे को जमा करवा दे। अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर 234C का इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। बस एक छोटा सा पॉइंट और है, लास्ट प्रोविजन, फिर तो क्वेश्चन है हमारे पास तीन क्वेश्चंस करेंगे। बाकी इसके क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करूंगा कल या परसों तक। इसके में कुछ 3-4 क्वेश्चंस और हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसके, 3 या 4 क्वेश्चन और हैं, वो प्रैक्टिस के लिए हैं, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी फिलहाल ये तीनों क्वेश्चन मैं आज आपको क्लास में करवाऊंगा। एक लास्ट पॉइंट पढ़िएगा बस, इसके बाद क्वेश्चन है। राउंडिंग ऑफ टैक्स फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A-B-C। इसका मतलब जो मैं आपको यहां लाइन पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब केवल आप 234A-B-C में याद रखेंगे, बाकी हर जगह भूल जाएंगे। अच्छा एक बात बताएंगे, पहली क्लास याद होगी आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट याद होगा। जो आपकी इनकम आती है उसे आप कहां तक राउंड ऑफ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स? इनकम कहां तक राउंड ऑफ होती है? इन अ मल्टीपल ऑफ ₹5 और 10। और जो आपका टैक्स आता है ये कहां पर राउंड ऑफ होता है? 5 या 10? आपका जो टैक्स आता है वो कहां राउंड ऑफ होता है, 5 या 10? ऐसा क्या सवाल पूछ लिया मैंने? वो भी 10 पर होता है, 10 पर होता है, 10 पर। लेकिन अब ये सेक्शन ये कह रहा है कि जब जब आप 234A-B-C निकालेंगे, जब जब आप 234A-B-C निकालेंगे, तब तब आप अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी को 100 पर राउंड ऑफ करेंगे। जब जब आप 234A-B-C निकालेंगे, तब तब आप अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी को 10 नहीं 100 पर राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये राउंडिंग ऑफ केवल 234A-B-C के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए होगी और किसी पर्पस के लिए नहीं। वैसे आपको 10 में ही राउंड ऑफ करना है, लेकिन 234A-B-C के लिए 100 में राउंड ऑफ करना है। क्या बहुत बड़ा इस बात का फर्क पड़ता है? यस, आपके आंसर में फर्क आ जाएगा। अगर आपने किसी ने 10 पर राउंड ऑफ करी और किसी ने 100 पर करी और किसी ने करी ही नहीं, तो आंसर में 5, 10, 15 रुपए का फर्क आ जाएगा। और
इसका अगर क्वेश्चन आपसे इंस्टीट्यूट पूछेगा एडवांस टैक्स का, तो वो 5, 10, 15 रुपए को इग्नोर नहीं करेगा, वो एक्यूरेट आंसर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसे एक्यूरेट आंसर दें। तो यहां ध्यान रखना, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 234B ABC you have to round off your income tax liability in a multiple of rupees 100 for this section only and any fraction shall be ignored, और जितने भी फ्रैक्शंस हैं इग्नोर कर दिए जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कंप्यूट द एडवांस टैक्स पेबल बाय आर from the following estimated income submitted for the previous year financial year 21-22. He has the gross salary of 6,10,000. He has the rent from house property 1,50,000. He has the interest on government securities 8,000. Interest on saving bank account 3,000 rupees. Receipt from horse races 14,000. Agriculture income 2,90,000. Contribution towards RPF 20,000. TDS 41,600 डिडक्टेड मतलब ऑलरेडी कट चुका है। Assume he has not opted सेक्शन 115 BAC। आपको बताना है एडवांस टैक्स कितना बनेगा, लेकिन सर एडवांस टैक्स तो मैं तब बताऊंगा ना जब मैं टैक्स बताऊंगा, और टैक्स तो मैं तब निकाल पाऊंगा ना जब मैं टोटल इनकम निकालूंगा। तो टोटल इनकम निकाल लो, स्टार्ट कर दो अपना टोटल इनकम निकालना। इस क्वेश्चन को देख के एक बात मुझे याद आई, मैं आपको बोलने भी वाला था लेकिन बीच में स्किप हो जाती थी वो बात। अब ध्यान से सुनिए कि इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। कोर्स के जिस लेवल पर हम खड़े हैं, ये मान के चलिए कि अब आप क्वेश्चंस ग्रॉस टोटल इनकम वाले कर सकते हैं, सिवाय एक टॉपिक आपका अटकेगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो अगर आप कहीं अटकते हैं सेट ऑफ वाले प्रोविजन को लेकर, उसको छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं ग्रॉस टोटल इनकम के, आप उनकी अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अब मैंने आपको पांचों हेड बता दिए, अब मैंने टीडीएस एडवांस टैक्स बता दिया, डिडक्शंस बता दी, और जितनी जरूरी चीजें होती हैं वो सब मैंने आपको बता दी हैं। नाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस फॉर द ग्रॉस टोटल क्वेश्चंस इनकम। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर सवाल मिलेंगे कहां से? तो उसके दो सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं। आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर से MTP RTP डाउनलोड कर लीजिए, लेटेस्ट वाली। मैं भी आपको शेयर करूंगा, अगर आप इनकेस नहीं कर पाते हैं आई विल शेयर सेपरेटली, मैंने अलग से डाउनलोड करके आपको देनी है। उन MTP और RTP के क्वेश्चंस आप खुद से स्टार्ट करिए। उसके दो फायदे बताता हूं आपको। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह पता चलने लग जाएगा कि एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, एग्जैक्टली आपको आंसर करना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है, और फाइनल उसको कंक्लूड कैसे करना है। फिर क्या होगा, जब एक बार आपने अपने हाथ से सवाल कर रखे होंगे तो आपके लिए उसी RTP MTP पर मैं सेशंस लेके आऊंगा, इसी तरह से लाइव सेशंस। हम एक सेशन उठाएंगे, कोई एक RTP डिस्कस करेंगे, तो आपने जो आंसर किया होगा और मैं जो आंसर निकाल के दिखाऊंगा, आप उसे कंपेयर कर पाएंगे और आपको ये डिफरेंस पता चलेगा कि एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और आप वहां पर क्या डिलीवर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि RTP आप ही को करनी है, नहीं, RTP मैं आपको करवाऊंगा, सारी RTP करवाऊंगा, जितने MTP हैं वो भी मैं ही करवाऊंगा, जितने हमारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं करवाऊंगा। लेकिन मेरे कराने से पहले मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप लोग उसे खुद से पहले करके देखें, फिर जब मैं कराऊंगा तो आपका वो कंसेप्ट रीडेवलप हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा और माइंड में फिट हो जाएगा। अगर सीधा सीधा मैं ही कराने लग जाऊंगा तो फिर तो वो हमारे नॉर्मल प्रोविजन की तरह से लगने लगेगा आपको कि हाँ सर आए थे, सर ने 2 क्वेश्चन कराए थे, हमें समझ आ गए, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी RTP MTP डाउनलोड करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको भेज दूंगा PDF, आप वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और
फिर मैं उन आरटीपी एनटीपी को कराऊंगा। दूसरा पॉइंट, आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलने शुरू हो गए होंगे। मैंने कई सारे चैप्टर्स के भेज दिए हैं और बाकी चैप्टर के भी 1-2-3 दिन में मैक्सिमम खत्म हो जाएंगे, तो आपको वो भी मिल जाएंगे। और जब पीडीएफ सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं उसी की बुक प्रिंट करवा के आप लोगों के एड्रेस पर डिस्पैच कर दूंगा। तो जब तक आपको बुक नहीं मिल रही है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दी क्वेश्चंस फॉर ईच एंड एवरी हेड ऑफ इनकम फ्रॉम दैट पीडीएफ ओनली। आप उन पीडीएफ को ओपन करिए, उसमें क्वेश्चंस हैं, और एक नहीं मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं। डराने के लिए नहीं रखे हैं कि इतने सारे क्वेश्चन देखो और आप डर जाओ। मैंने इसलिए रखे हैं कि अगर आपके पास बैंडविड्थ है, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाई पर दे रहे हैं, तो स्टार्ट डूइंग दी प्रैक्टिस ऑफ दोस क्वेश्चंस। लगभग 100 क्वेश्चंस मैंने हर चैप्टर में रखे हैं। अगर आप 100 क्वेश्चंस को, मैं कहता हूं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ मत करो, लेकिन अगर मोटा मोटा भी आप उसे पेन पेपर कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे ना, आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल होने शुरू हो जाएंगे। आप ऐसी गलती मत करना कि आप हर क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्विंग करें, नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन विद प्रेजेंटेशंस। केवल पेन, पेपर और कैलकुलेटर, इन 3 चीजों का यूज करो। बुक को एक तरफ रख दो, माइंड में रिकॉल करो, इस क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट लग रहा है, कैसे लग रहा है, आंसर निकालो, मैच करो कि जो आपने आंसर निकाला क्या वही आंसर सॉल्यूशन में दिया है। अगर दोनों टैली हो जाते हैं, खत्म, क्वेश्चन खत्म, अगला स्टार्ट करो। तो अगर ये 100 क्वेश्चंस की भी मैं बात करूं, मैं नहीं मानता एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा। एक हेड, आप कोई भी एक हेड उठवा के देख लो, एक दिन में एक हेड कंप्लीट हो जाएगा। 70-80 क्वेश्चन एक दिन में आराम से हो सकते हैं। एक दिन का मतलब पूरा दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 3 से 4 घंटे में आप 70-80 क्वेश्चंस कर सकते हैं, केवल पेन, पेपर और कैलकुलेटर की हेल्प से। तो ये आप करना शुरू कर दीजिए, अब शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कल से ही आप ये शुरू कर देंगे। चलिए वापस आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, आइए कंप्यूट करते हैं इसका टैक्स। तो यहां पर आप स्टार्ट करेंगे इसे, कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। लेकिन सर हम एडवांस टैक्स तो तब निकालेंगे ना जब हमें उसकी इनकम पता चलेगी। तो यहां पर लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड एडवांस टैक्स। अब टोटल इनकम कैसे निकलेगी, हमें पांचों हेड को याद करना पड़ेगा। पांचों हेड में हम क्या क्या सीख के आए थे। तो सबसे पहले हेड हम कौन सा उठाते हैं, हम सबसे पहले उठाते हैं इनकम अंडर हेड सैलरी। सैलरी में मेरे को इनकम कितनी दी हुई है, 6,10,000। क्या 6,10,000 पूरी ले लूं या इसमें कुछ करना पड़ेगा हमें? क्या 6,10,000 पूरी ले लूं या इसमें कुछ करना पड़ेगा हमें? हाँ, 50,000 की डिडक्शन देनी पड़ेगी हमें। तो यहां पर माइनस करिए स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो इनकम कितनी आ जाएगी, 6,10 माइनस 50, 5,60,000। उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन में दिया है रेंट फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। कितनी है, 1,50। क्या इसमें भी कुछ करना होगा या बस 1,50 ही फाइनल ले लें? इसमें भी हमें 30% की डिडक्शन देनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। 30%, तो 1,50 का 30%,
45,000। 1,05,000 रुपए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये मेरी इनकम होती है, इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके अंदर है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कितना है? 8,000। दूसरा दूसरा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 3,000। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 3,000। फिर रिसीप्ट फ्रॉम हॉर्स रेसेस नेट 14,000। इसका क्या मतलब है कि ये 14,000 रुपए टीडीएस काटने के बाद है या काटने से पहले है? काटने के बाद है। अगर मान लो मैं यहां नेट ना लिखता तो, अगर ये मैं नेट ना लिखता तो ये पहले होती या तब भी ये बाद में होती? कैसे आंचल, फिर पहले कैसे हो जाती? एक बात बताइए, यहां क्या लिखा है? रिसीप्ट, और रिसीप्ट का मतलब ही होता है हाथ में पैसे आए। हाथ में तो पैसे कब आएंगे? जब टीडीएस कट चुका होगा, तब भी ये बाद में ही होती। और टीडीएस कैसे कंफर्म होता? अमाउंट है 14,000 और 10,000 से ऊपर आपको पता है टीडीएस कटता ही कटता है, तो इसका मतलब ये टीडीएस के बाद ही होती। तो अब बताओ इनकम में कितना लेना है, 14,000 या कुछ और? जब मैं इनकम में लू लॉटरी की इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, तो यहां पर कितना लू, 14,000 या कुछ और? अब तो आंसर की स्पीड बढ़ा दो, अब ऐसा क्या हो गया, अब तो सब कुछ आता है आपको। देखिए ये जो 14,000 रुपए मिले हैं आपको, ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस है। एट व्हाट रेट, कितने रेट से आपका टीडीएस कट गया होगा? एट द रेट ऑफ 30%। इसका मतलब ये जो अमाउंट आपको मिला है ये अपने आप में 70% है। तो आपका जो अमाउंट रहा होगा सर, वो 20,000 रुपए रहा होगा। बता क्यों नहीं रहे हो? ये बात आपको समझ नहीं आ रही? नेक्स्ट देखिए, क्या और कोई इनकम है मेरी? फिर एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन उसे हम लेते नहीं है। तो यहाँ पे क्लोज करिए अदर सोर्सेस, 8,000 प्लस 3,000 प्लस 20,000, कितना आ गया? 31,000। 31,000 को यहां क्लोज करिए, ये क्या निकल जाएगी? ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे अब बोलिए सर? इसमें से हम माइनस करेंगे डिडक्शंस अंडर चैप्टर, क्या आपको याद है कौन से चैप्टर में थी डिडक्शन? अंडर चैप्टर, बता दो जल्दी से। अंडर चैप्टर 6A। ये वाला 6A नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये वाला 6A है, ये वाला 6A है। तो डिडक्शंस में सबसे पहली डिडक्शन कौन सी? 80C। कैसे पता चली सर? ये देखो, आपने
आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया, आरपीएफ में, आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन कितना है 20,000, तो ये एटीसी में आपको मिलता है, तो आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन एटीसी में दे दो 20,000 रुपए। क्या और भी कोई डिडक्शन है जो इस क्वेश्चन के हिसाब से बनती है और मिलनी चाहिए? मैं नहीं बताऊंगा जब तक आप नहीं बोलेंगे, इस चीज को मैं नहीं बताऊंगा। क्या और कोई डिडक्शन है जो बनती है इस क्वेश्चन में और आप देना भूल गए हैं अभी तक? यस, एटीटीटीए बिल्कुल सही, सेविंग बैंक अकाउंट। एटीटीटीए कितनी मिलेगी? सर आपको इंटरेस्ट मिला कितना है 3,000, तो 3,000 की पूरी डिडक्शन आपको दे देंगे, तो आपकी डिडक्शन हो गई, आपकी टोटल डिडक्शन हो गई 23,000। चलो सर, 23,000 के बाद जो अमाउंट निकला है उसको मैं कहूंगा नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? टोटल कितनी थी 5,60,000 प्लस 1,05,000 प्लस 31,000, माइन टोटल हो गया 6,96,000। इसमें से 23,000 रुपए की डिडक्शंस माइनस कर दो, तो ये मेरा अमाउंट आ गया 6,73,000। अब 6,73,000 पर निकालना है आपको टैक्स ऑन अबव। क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप मुझे 6,73,000 रुपए का सही टैक्स निकाल के बता देंगे? क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे? अगर मैं ऐसी उम्मीद आपसे कर सकता हूं तो मैं आपको गिनती के 4 मिनट दे रहा हूं, गिनती के 4 मिनट आपको मुझे टैक्स कैलकुलेट करके बताना है 6,73,000 रुपए पे कितना टैक्स निकल कर आएगा। अब ये ऐसा सवाल है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सही आंसर दे देंगे। आज हम लगभग लगभग 89th क्लास पर खड़े हैं और टैक्स कैलकुलेशन आपको शुरुआत से सिखाई गई है। सो कैलकुलेट करिए अपना टैक्स और बताइए मुझे कमेंट करके 6,73,000 रुपए पे कितना टैक्स निकल के आएगा। फाइनल टैक्स चाहिए मुझे, निकालिए। चंचल का क्वेश्चन है सर अभी एग्रीकल्चर इनकम को नहीं देखना, अब देखना है भाई। अब टैक्स निकालने का समय आ गया, टैक्स निकालते समय इंटीग्रेशन करना होता है, तो यहां देखना है आपको। टैक्स निकालते समय इंटीग्रेशन करना है तो यहां देखना है आपको। अब मैं भी निकाल रहा हूं मेरी स्क्रीन पर, लेकिन आप मेरी स्क्रीन देख नहीं पाएंगे क्योंकि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आप मेरी स्क्रीन को देख नहीं पाएंगे। निकालिए।
एक आंसर आया है बस मेरे पास, बाकी नहीं आए हैं, तो वो भी गलत है। गलत है आपका आंसर। देखिएगा, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं टैक्स? हम कहते हैं स्टेप 1, जिसमें आप अपनी टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम दोनों को ले लो। तो टोटल इनकम थी आपकी 673, एग्रीकल्चर इनकम थी 290, आपने दोनों को टोटल किया 963 आ गई। फिर आप 963 पर टैक्स निकालेंगे, तो 963 पर आप सीधा टैक्स थोड़ी निकाल देंगे। 963 के अंदर आप देखेंगे हॉर्स रेसेस पर तो 30% का टैक्स है, तो 20,000 पर 30% का टैक्स 6,000, और बाकी 943 की इनकम पर नॉर्मल 1,01,100। चंचल, आपका यहां तक आ गया? 1,07,100 आपका सही आया है या आपने हॉर्स रेस में गलती कर दी? आगे सुनिए। फिर आप एग्रीकल्चर इनकम को प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को लेंगे। आपने एग्रीकल्चर इनकम 290 ली, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख ली, टोटल किया 540। 540 पे आपने टैक्स निकाला 20,500। अब आपने क्या करना है, जो स्टेप 1 में आपने टैक्स निकाला था 1,07,000 का, 1,07,100, इसमें से स्टेप 2 का टैक्स माइनस करना है। तो स्टेप 1 का टैक्स माइनस स्टेप 2 का टैक्स 86,600 का आपका टैक्स आ गया। आपने हॉर्स रेस में मिस्टेक कर दी ना, 20,000 को आपने 30% से ना टैक्स करके उसको भी नॉर्मल इनकम मानते हुए नॉर्मल टैक्स कर दिया। यही गलतियां एग्जाम में अक्सर बच्चे किया करते हैं, बट ये आपको नहीं करनी है। और ये कब नहीं होंगी गलतियां? जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। बताइए, क्लियर है यहां तक? टैक्स निकल गया 86,600। अब इसमें क्या करें सर? अब इसमें आप अपना नॉर्मल एजुकेशन सेस वगैरह जोड़ना शुरू करो। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो जोड़ो जरा, 4% कितना आएगा? 86,600 का 4% 3,464 प्लस दिया तो ये आ गया 90,064 टोटल। अब इसमें से क्या माइनस करें? बताइए, इसमें से हम क्या माइनस करें? एक आपका टीडीएस कटा हुआ है, कितना? 41,600। माइनस करो इसमें से टीडीएस 41,600। मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं, ध्यान से सोच के जवाब देना, क्वेश्चन आपके सामने है। क्या केवल आपका 41,600 रुपए का टीडीएस कटा हुआ है? क्या आपका केवल 41,600 रुपए का टीडीएस कटा हुआ है या और भी कहीं टीडीएस कटा है आपका? फोर्स रेस का भी कटा हुआ है, जो दिख नहीं रहा है लेकिन कटा हुआ है। ध्यान रखना इस बात का, अक्सर ये यही पॉइंट है जो जहां गलतियां होती हैं। तो टीडीएस ऑन फोर्स रेस 6,000 रुपए। तो टोटल आपका टीडीएस कटा है 41 और 6 47,600। तो आपकी बैलेंस टैक्स लाइबिलिटी कितनी आती है? 90,064 माइनस 41,600 माइनस 6,000। आपकी बैलेंस टैक्स लाइबिलिटी आती है 42,000
464, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट ऑफ ₹10 या 100, 10 में या 100 में। गलत आंसर। 100 में क्यों करेंगे, 10 में करेंगे। सर आपने तो भी पढ़ाया था 100 में करेंगे। अरे सुनो ध्यान से, 100 में राउंड ऑफ करेंगे, 100 में राउंड ऑफ करेंगे जब हम 234 ABC का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तब हम उसे 100 में राउंड ऑफ करेंगे, वरना 10 में ही होती है, 10 में ही होगी। तो जब 234 ABC का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब 100 में राउंड ऑफ करेंगे, वरना नहीं, वरना 10 में ही होगी। तो राउंड ऑफ होगी 42,400, कितना करूं, 70 या 60, 70 या 60, 60। अब ये है आपका टैक्स, और ये आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो बोलिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट। पहली 15, दूसरी 30, तीसरी भी 30 और आखिरी 25। डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंचल का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज टू बी डन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एडवांस टैक्स ओनली। द आंसर इज यस, यस। अब पॉइंट सुनिए ना आंचल, जब हम एग्रीकल्चर इनकम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्या बोला था, वैसे आपकी एग्रीकल्चर इनकम आपकी इनकम में नहीं जुड़ती, लेकिन ये केवल आपकी इनकम में जोड़ी जाती है फॉर कंप्यूटिंग द टैक्स ओनली। तो हमने आज भी तो टैक्स को ही कंप्यूट करने के लिए आपकी इनकम में जोड़ा है, हमने वैसे थोड़ी इनकम में जोड़ा है। एग्रीकल्चर इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये आपकी इनकम में नहीं जुड़ती, कभी भी नहीं जुड़ती, लेकिन टैक्स निकालने के लिए इनकम में जुड़ती है। इसलिए हमने इनकम में नहीं जोड़ा, लेकिन जब टैक्स निकालने बैठे तो वहां हमने उसको कंसीडर किया। हम नॉर्मली भी कहां ऐड करते हैं एग्रीकल्चर इनकम, हमने कभी ऐड नहीं करी और ना करनी है, लेकिन टैक्स निकालने के लिए करनी है। यस, नॉर्मली भी करेंगे। हाँ, अगर हमें नॉर्मल भी टैक्स निकालना होगा ना, एडवांस टैक्स तो एक अलग बात है, अगर हमें नॉर्मल टैक्स भी निकालना होगा तो वहां हम जोड़ेंगे, टैक्स के लिए जोड़ेंगे। भले ही वो एडवांस टैक्स हो, भले ही वो कोई भी टैक्स हो, हम वहां तो टैक्स की कैलकुलेशन में तो जोड़ेंगे। चंचल आपकी क्वेरी है, सर हॉर्स रेसेस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। ध्यान से देखिए, आपको यहां लिखा हुआ मिलेगा रिसीप्ट, लिखा हुआ है नेट, 14,000 रुपए आपको मिले हैं, इसका मतलब बाकी आपका टीडीएस डिडक्ट हो चुका है ना, तभी तो आपको 14 मिले हैं। अगर आपका डिडक्ट ना हुआ होता तो आपको 20,000 मिलते फिर तो। क्लियर है चंचल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कोई सवाल किसी का, क्वेश्चन नंबर 2 करें। The estimated gross total income of X company is ₹30 lakh, which includes 10 lakh on account of long-term capital gain earned on 16/9/2020. Compute the advance tax payable by the company, assuming 28,000 has been deducted as TDS for the previous year. This कैलकुलेट आप करेंगे या मैं करवाऊं।
अभी करना है, लेकिन जो भी करना है अभी करना है। चलिए आप अपना कैलकुलेट करिए, मैं अपना कैलकुलेट करता हूं, फिर दोनों आपस में मिलेंगे और समझेंगे। एक करेक्शन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 28,000 रुपए टीडीएस डिडक्ट हुआ, ये 28 नहीं 2,80,000 कर लेना इसको, 2,80,000 है ये। जो आप यहाँ देख रहे हैं ना 28,000 का टीडीएस, इसको 28 नहीं इसको 280 कर लेना। बाकी आप करते रहिए, मैं भी कर रहा हूँ।
चेक कर लिया आप लोगों ने? कर लिया आप लोगों ने? मैंने तो कर लिया। आप लोगों ने किया या नहीं? सर हम कहाँ करते हैं सवाल, आप कर तो रहे हो, बस यही काफी है। आपने कर लिया, हमने कर लिया, एक ही बात है। देखिए, दिखाऊं आंसर या अभी कर रहे हो? बोलो स्टूडेंट्स, कर लिया या दिखा दूं? 10 मिनट हो गए पूरे। चलिए, अब मेरे को मेरे सवालों के जवाब देने हैं आपको। जितना कर लिया उतना छोड़ दीजिए, और किया ही नहीं है तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है फिर तो। अब मेरे सवालों के जवाब आप देंगे। जब आप पहली इंस्टॉलमेंट निकाल रहे होंगे, जब आप पहली इंस्टॉलमेंट निकाल रहे होंगे, तो क्या उस समय पर
आपके कैपिटल गेन का आपके ऊपर कोई इंपैक्ट आ रहा होगा? जब आप पहली इंस्टॉलमेंट निकाल रहे होंगे, क्या उस समय पर आपके कैपिटल गेन का आपके टैक्स पर कोई इंपैक्ट आ रहा होगा? नहीं। इसका मतलब जब पहली इंस्टॉलमेंट निकाली जाएगी तो मैं कंपनी का टैक्स कैलकुलेट करूंगा कितने पर? यह है मेरा क्वेश्चन। मैं कंपनी का टैक्स कैलकुलेट करूंगा कितने पर? 30 लाख पर या किसी और अमाउंट पर? 20 लाख पर। सही जवाब। देखिए, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी विदाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो 6 लाख रुपए का टैक्स आएगा, 20 लाख रुपए का 30%। 30% टैक्स है, ये तो मालूम है ना। 4% का एजुकेशन सेस, 6,24,000 रुपए का टैक्स। टीडीएस कटा हुआ है मेरा 280, तो 344 का मेरा टैक्स बनेगा। जब मैं पहली इंस्टॉलमेंट सरकार को दूंगा तो मैं 3,44,000 का 15% सरकार को 51,600 रुपए देकर आऊंगा। फिर जब मैं दूसरी इंस्टॉलमेंट देने जाऊंगा, अगेन क्वेश्चन आपके सामने है, मैं फिर पूछ रहा हूं, जब आप दूसरी इंस्टॉलमेंट देने जाएंगे तो क्या आपके कैपिटल गेन का इंपैक्ट पड़ेगा आपके आंसर पर? जब आप दूसरी इंस्टॉलमेंट सरकार को पकड़ाने जाएंगे तब क्या कैपिटल गेन का इंपैक्ट पड़ेगा आपके आंसर पर? बोलो हाँ या ना। नहीं पड़ेगा। इसका मतलब दूसरी इंस्टॉलमेंट भी कितने पर पे होगी? दूसरी इंस्टॉलमेंट भी कितने पर पे होगी? 344 पर। तो 344 का 45% 1,54,800 रुपए निकलेगा। लेकिन मैं तो ऑलरेडी सरकार को दे चुका हूं 51,600 रुपए, तो वो मैं माइनस करके 1,03,200 रुपए और दूंगा। अब मैं पहुंचा तीसरी इंस्टॉलमेंट पर। बताइए, तीसरी इंस्टॉलमेंट 75% की जाएगी किस अमाउंट का? क्या 344 का या किसी और का? ध्यान से सोच के जवाब देना। अब जब मैं 375 वाली वो तीसरी इंस्टॉलमेंट देने जाऊंगा तो क्या वो 375 पर कैलकुलेट करूंगा या मैं अपनी वर्किंग को रिवाइज करूं जिसमें कैपिटल गेन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा मुझे? अब तीसरे में मुझे रिवाइज करनी है और कैपिटल गेन को इंक्लूड करना है, तो मेरा दूसरा सवाल फिर आएगा, ये जो कैपिटल गेन दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख रुपए का, इस पर आपने किस रेट से टैक्स लगाया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो दिया है इस पर आपने किस रेट से टैक्स लगाया होगा? क्या इस पर भी आपने कंपनी 30% लगा दिया होगा या कोई और रेट निकाला होगा इस पर? चंचल पूछ रहे हैं सर, 20 लाख पे 30% से टैक्स क्यों लगाया? कंपनी का टैक्स रेट कितना होता है बताइए? ये कंपनी है, इसका टैक्स रेट कितना होता है? ठीक है चंचल। हाँ जी, मेरा सवाल था ये 10 लाख रुपए पे आपने क्या टैक्स का रेट लिया, 30% या कुछ और? तो आंसर आया था मेरे पास 20% लिया। 20 क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ये दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कौन सा है, 112 या 112 ए? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है। 112 मैंने बताया था, जब तक क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कर ना बोले 112 ए तब तक वो 112 ए नहीं है, वरना वो 112 ही है। तो यहां पर देखिए, अब आप टैक्स निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, 10 लाख रुपए पर 20% 2 लाख, बाकी 20 लाख रुपए का 30% 6 लाख, टोटल 8 लाख। सरचार्ज नहीं जोड़ेंगे, टोटल आ गया 8 लाख। 32,000 रुपए का एजुकेशन सेस 4% के हिसाब से टोटल आ गया 832। 832 में 280 का मेरा टीडीएस कटा हुआ है, तो बैलेंस मेरा बनेगा 552। तो जब मैं तीसरी इंस्टॉलमेंट देने जाऊंगा ना सरकार को, जब मैं तीसरी इंस्टॉलमेंट सरकार को पकड़ाऊंगा तो मैं 552 पर पकड़ाऊंगा।
क्योंकि अब मेरा कैपिटल गेन मुझे पता चल गया है। तो तीसरी इंस्टॉलमेंट सरकार के पास पहुंचेगी 5,52,000 रुपए का 75%। 5,52,000 का 75%, 4,14,000। लेकिन इसमें से मैं ऑलरेडी पे कितना कर चुका हूं सरकार को? 1,54,000 मैं पे कर चुका हूं। 1,54,800। तो मैं नेट सरकार को पे करूंगा 2,59,200। और जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट जाएगी सरकार को वो भी कितने पर जाएगी? 5,52 पर। इसका 100% जाना चाहिए, लेकिन मैं कितना दे चुका हूं सरकार को? 4,14,000 रुपए ऑलरेडी दे चुका हूं मैं सरकार को। ₹1,38,000 रुपए और देकर आऊंगा। बताइए, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आर, जिसकी उम्र है 66 साल, फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम डिक्लेयरिंग एन इनकम ऑफ ₹10,40,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। A sum of ₹11,320 has already been deducted at source on the income of R. R does not opt to be section 115 BAC. आर ने ये एडवांस टैक्स पे कर रखे हैं, 4 अलग अलग टैक्स पे कर रखे हैं, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234C। केवल आपको एक ही इंटरेस्ट निकालना है, 234C। आइए क्वेश्चन नंबर 3, ये मेरे साथ ही कर लीजिएगा। पहले आप करें फिर मैं बताऊं, ऐसे नहीं करेंगे, इसे साथ में करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। टैक्स ऑन टोटल इनकम, आपकी इनकम कितनी है? 10,40,000। तो बताइए 10,40 पे आपका टैक्स कितना आएगा? रुपीज 10,40,000 का टैक्स कितना आएगा? क्या आप 10,40 का टैक्स भी मुझे ही निकालना पड़ेगा या आप बता सकते हो? कैसे बच्चे हो, मतलब कहने के बाद भी नहीं निकालते हो? निकाल दो भाई टैक्स 10,40 का।
करेक्शन करिएगा एक क्वेश्चन में। ये जो इनकम है 1040 नहीं है, ये इनकम 1040 नहीं है, ये इनकम है, रुकिए मैं बता रहा हूं कितनी है। दस लाख 31,667 रुपए। क्या आप में से कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा है? मतलब इतना कहने के बाद भी कि कोई 10,40,000 पर टैक्स निकाल दो, कोई निकाल ही नहीं रहा है। एनीवेज मत निकालिए, मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, मैं निकाल दूंगा। 10,31,000, 10,31,667 रुपए पे मैं निकालूंगा आज टैक्स। ऑन द फर्स्ट 3 लाख, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं आएगा। ऑन द नेक्स्ट 2 लाख 5% का टैक्स आएगा, 10,000 रुपए। ऑन द नेक्स्ट 5 लाख, अगले 5 लाख पर 20% का टैक्स आएगा, 1 लाख रुपए। और जो बैलेंस बच गया है 31,667 रुपए, इस पर 30% का टैक्स आएगा, 9,500 रुपए। तो इसका जो टोटल टैक्स आएगा वो 1,10,000 प्लस 9,500, 1,19,500 रुपए आएगा टोटल टैक्स। इसमें हम जोड़ेंगे 4% का हायर एजुकेशन सेस, इंटू 4% किया तो ये आ गया 4780 रुपए। टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,24,280 रुपए। इसमें ऑलरेडी इसका टीडीएस कटा हुआ है 11,320 रुपए का, तो माइनस कर देंगे 11,320, तो ये लाइबिलिटी इसकी रह गई 1,12,960 रुपए। अब 1,12,960 रुपए इसका बैलेंस टैक्स पेबल है। इसका मतलब ये पैसा सरकार के पास जाना चाहिए बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स। अब देखते हैं कि इसने एडवांस टैक्स जमा कितना कराया। क्वेश्चन देखिए, इसने 12 प्लस 36 प्लस 30 प्लस 25, तो इसने टोटल एडवांस टैक्स कितना जमा कराया, 12 प्लस 36 प्लस 30 प्लस 25, 1,03,000 का इसने टैक्स जमा कराया, जबकि जमा होना चाहिए था 1,12,960 का। अब हम ये देखेंगे 234 में क्या इसने इंस्टॉलमेंट को सही तरह से पूरा किया या नहीं। तो इंस्टॉलमेंट में हम जब चेक करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक टेबल बनाइए इसके लिए। यहां पर लिखिए इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि 15 जून 2021 को जानी चाहिए थी। कितना पैसा सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए था, बताइए। सरकार को कितना पैसा मिल जाना चाहिए था, मिनिमम अमाउंट टू वेव इंटरेस्ट, बताइए कितना पैसा सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए था, कितना, 12%।
अगर आपने 12% तक भी सरकार को दे दिया होगा तो सरकार कह रही है इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। बताइए आपने कितना दिया सरकार को? 12,000। देना कितना था? 1,12,960 का 12%। तो 1,12,960 का 12% अगर सरकार के पास जाता तो कितना होता? 1,12,960 का 12% 13,555 रुपए सरकार के पास जाता। लेकिन आपने कितना पहुंचाया? आपने कितना पहुंचाया? एडवांस टैक्स पेड आपने पहुंचाया सरकार के पास 12,000 रुपए। पहुंचना चाहिए था सरकार के पास 13,555, पहुंचा 12,000। इसका मतलब अब आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट जब लगेगा तो कितने पर लगेगा? इंटरेस्ट पेबल ऑन कितने पर लगेगा? जल्दी से बताइए। 13,555 माइनस 12,000 पर लगेगा, या जब इंटरेस्ट लगेगा तो 15% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? 15 के हिसाब से करेंगे। तो देखिए यहां पर इंटरेस्ट कितने पर लगेगा? 1,12,960 का 15% माइनस 12,000। तो इंटरेस्ट लगेगा 1,12,960 माइनस सॉरी इंटू 15% माइनस 12,000। इंटरेस्ट कितने पर लगेगा? 64944 पर, 4944 पर, 4944 पर। तो यहां पर निकालिए इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1%। इंटरेस्ट कौन बताएगा? बताइए इंटरेस्ट कितने पर लगाऊं? 4944 पर। इंटरेस्ट कितने पर लगाऊं? ये 15%। अच्छा हाँ, इंटरेस्ट कितने पर लगाऊं बोलिए? 4944 पर। इंटरेस्ट कितने पर लगाऊं? 4944 पर। गलत। इंटरेस्ट लगेगा 4900 पर। पढ़िए ये वाला सेक्शन। फॉर द कंप्यूटिंग द इंटरेस्ट अंडर 234 एबीसी, जो आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी होगी उसे 100 रुपए पे राउंड ऑफ करेंगे। तो 4944 को 100 रुपए पर राउंड ऑफ करोगे, कहां जाएगा? 4900 पर जाएगा। तो 4900 का 1% इंटू 3 महीने कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? 4900 का 1% इंटू 3 महीने 147 रुपए। चलिए दूसरी इंस्टॉलमेंट समझिए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर तक आनी चाहिए थी। कितना पैसा पहुंच जाना चाहिए था सरकार के पास ताकि इंटरेस्ट ना लगे? कितना पैसा पहुंच जाना चाहिए सरकार के पास ताकि इंटरेस्ट ना लगे? 36% ऑफ 112,960। तो 112,960 का 36% करिए, कितना आ गया? 40,666। लेकिन आपने कितना पहुंचाया है सरकार को? आपने कितना पहुंचाया है सरकार को? 12,000 प्लस 36,000। तो आपने सरकार को कितना पहुंचाया? 12 प्लस 36, 12 प्लस 36। आपने सरकार को पहुंचाया है 48,000। बताइए क्या आपके ऊपर हम इंटरेस्ट लगाएं? क्या हम आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाएं? आपने देना था सरकार को 40,666 रुपए, आपने दे दिए हैं सरकार को 48,000 रुपए। क्या इंटरेस्ट लगाएं आपके ऊपर? नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद की इंस्टॉलमेंट देखिए। थर्ड इंस्टॉलमेंट सरकार के पास पहुंचनी चाहिए थी 15 दिसंबर को।
कितनी? 75%। 1/12/960 का 75%, 84,720 रुपए आपने कितने दे दिए हैं सरकार को? 12 + 36 + 30, 12 + 36 + 30, 78,000 रुपए आप दे चुके हैं। बताइए क्या इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा? हाँ, क्योंकि सरकार ने कहा था 84,780 720 रुपए तक हमारे पास आ जाना चाहिए, आपका नहीं आया, तो इंटरेस्ट कितने पर लगेगा? इंटरेस्ट कितने पर लगेगा? 84,720 माइनस 78,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6720। बताइए इंटरेस्ट जब लगाऊंगा 1%, तो वो कितने अमाउंट पर लगाऊंगा? 6700 इंटू 1% इंटू 3 महीने। 6700 इंटू 1% इंटू 3 महीने, 201 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। बताइए क्लियर है यहां तक? अब आइए फोर्थ इंस्टॉलमेंट। 15 मार्च 2022 तक आनी चाहिए थी। 100%, मतलब 1,12,960 रुपए आपके आ जाने चाहिए थे। आ कितने गए? हमारे पास आपके पहुंचे 1,03,000 रुपए। 78,000 प्लस 25 और दे दिए आपने, तो टोटल हमारे पास 1,03 आ गया। अब इंटरेस्ट कितने पर लगेगा? 112,960 माइनस 103, 112,960 माइनस 103, 9,960। लेकिन यहां पर इंटरेस्ट कितना कितने अमाउंट पर लगाऊं? 9,960 को 100 के मल्टीपल में जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 10,000 रुपए का 1% इंटू 3 महीने, इंटू 3 महीने मल्टीप्लाई होंगे। बोलिए। नहीं, 1 महीना। तो 10,000 का 1%, 100 रुपए, 201 रुपए, नील, और 147 रुपए। तो 147, 0, 201, 100, टोटल 147 प्लस 201 प्लस 100, 448 रुपए आप इंटरेस्ट का पे करेंगे। यहां 47 आ रहा है, कहीं राउंड ऑफ का कुछ इशू हुआ होगा, वैसे आएगा 48, 47 नहीं आएगा। बताइए समझ आ गई आपको ये सारी बातें या नहीं? रुकिएगा 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 रुकिएगा, 9,960, ठीक है, सही है। हाँ जी, एनी डाउट?
कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, किसी को भी किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर हैज बीन ओवर। नेक्स्ट क्लास आपकी कल है, और कल हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। चलिए स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चंस मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एडवांस टेक्स्ट के क्वेश्चंस की। फिलहाल के लिए यही क्वेश्चंस थे जो आपके जरूरी थे। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।